It's actually 1 month since, exactly 1 month since my father passed away. Um, o- um, क्या बोलूँ उनके बारे में? Obviously, we had a very deep relationship, being the father and son. अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ यही कहूँगा कि over the last 2.5 months, first since he was diagnosed with stage 4 cancer, and the time spent in the hospital, 5-6 weeks, and then obviously the 1 month since he's passed away. इस बीच में just the outpouring of love for him and what he did, what he believed in, what he stood for, I think that has been overwhelming for me personally, and as well as my family. I can speak for my mother and my sister and all the other relatives. Just every good thing which people have had to say about him, उनके बारे में, चाहे वो उनको 40-50 साल से जानते थे, या 10 साल से, या 1 साल से, या even for one day in fact. um, so just, yeah, it's been very, it's comforting in this very difficult time to know that he influenced and he touched so many people in such a positive way. Not just through the acting. I think the acting was just one part of him. Just his words, his encouragement for so many people, be it from a junior artist to a sound recording artist to a spot boy to a director to a producer, जो भी हैं लोग आए हैं मेरे पास, or even on emails and social media, WhatsApp, जो भी हैं, just the way that they feel that, they, not that they owe him something, but just the fact that he helped them in some small way. So that for me is the resounding feature of my father's life. बाकी उसके आगे क्या बोल सकता हूँ मैं अभी? I know that language, well, he loved movies, he loved stage, he loved sports, he loved language, and he loved people. I think that's also why so many of us are gathered here today for these same things. And it's that one passion of his, language, and especially Urdu, which is why we're fortunate to be sitting here. मैं तो माफ़ी चाहूँगा, मुझे तो उर्दू की यू भी नहीं आती, but that's perhaps one thing I should have paid more attention to him when he spoke to me about the language. But no regrets as such. डॉक्टर आलम साहब, तो आप तो फादर को जानते थे 15-20 साल से. I firmly believe that some of my father, in fact, if not the best stage work, came under your direction and your guidance. I think it was a friendship which you both played off fantastically. So, आप कुछ बोलेंगे इनके बारे में? मुझे तो वाकई कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं उनके उनके बारे में क्या कहूँ. एक बड़ा रस्मी सा जुमला बोला जाता है कि अल्फाज साथ नहीं दे रहे हैं. वो मेरे साथ हकीकतन वाक़तन वैसा हो रहा है इस समय. तकरीबन 15 साल का साथ था, और उसकी एक सबसे बड़ी खूबी ये थी, हम लोग इतना बेतकल्लुफ़ थे कि इन 15 सालों में ना उन्होंने कभी मुझे खाने के लिए बुलाया, ना कभी मैंने उन्हें खाने के लिए बुलाया. वो हमारे घर आए, सर परवर पक्का है, तुरई पक्की, हाँ हाँ दो 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 खा लूँगा. हम उनके घर में बैठ के रिहर्सल करते थे. शुरू में मौलाना आज़ाद प्ले की, वो राजमा चावल उनके लिए भी आता था, मेरे लिए भी आता था. तो बहरहाल हम दोनों लोगों ने एक दूसरे को कभी दावत नहीं दी. इसका मुझे इस वक्त बहुत अफसोस है कि काश एक बार मैं उन्हें बाकायदा फॉर्मली दावत पे बुला लेता. उन्होंने बहुत सारे प्लेस किए, मेरे साथ किए, दीगर लोगों के साथ किए, बहुत सारी, सब लोग उसके बारे में जानते हैं. कुछ चीज़ें जो शायद रिकॉर्ड में नहीं आ सकती हैं, और वो मैं यहाँ शेयर करना चाहूँगा. उनकी उर्दू के बारे में बहुत लिखा गया है, बहुत कहा गया है, और ख़ासकर एक लफ्ज़ खुसूसी तौर पे इस्तेमाल होता था, इम्पेकेबल उर्दू. मैंने टॉम ऑल्टर साहब को बहुत हम लोग साथ बैठे हैं, यूं ही इधर उधर की बातें करते रहें, कभी अपनी उर्दू की तारीफ़ करते हुए नहीं देखा. एक जुमला भी मुझे याद नहीं है जो उन्होंने अपनी उर्दू, बल्कि किसी भी ज़बान के बारे में. और मैं तो उनसे कहता था, भाई उर्दू की वजह से आपको बहुत नुकसान हुआ है,
आप अंग्रेज़ी बहुत अच्छी लिखते हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे घर पे बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कंप्यूटर खाली है। मैंने कहा जी हाँ खाली है। वो हमसे बात करते रहे, चाय पीते रहे, ठीक 45 मिनट पे 10 उंगली से। मेरे ख्याल से ये उनकी अंग्रेज़ी की सबसे बड़ी खासियत थी, वो अंग्रेज़ी 10 उंगली से लिख लेते थे। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा और वो IIC के जर्नल में पब्लिश हुआ। मतलब जो शख्स, अगर आपको IIC के जर्नल में एक आर्टिकल लिखना हो तो आप तकरीबन 1-1.5 महीने का वक्त ले लेंगे। मुझे याद है सिर्फ 45 मिनट में उन्होंने वो लिखा था। और जब उन्होंने मुझे उसकी कॉपी दी तब, क्योंकि वो मेरे कंप्यूटर में सेव था, ये था सेंस ऑफ ह्यूमर, ज़बरदस्त सेंस ऑफ ह्यूमर, ज़बरदस्त सेंस ऑफ ह्यूमर। एक बार हम लोग मसूरी में वुडस्टॉक, जहाँ के वो स्टूडेंट थे, ऊपर उनके घर जा रहे थे कोई कच्चे रास्ते से, तो पता नहीं मोहम्मद रफ़ी की बात निकली। तो मैं मोहम्मद रफ़ी की ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ़ कर रहा था। कहने लगे हाँ तुम, यू आर अ ग्रेट रफ़ियन। मुझे लोग डॉक्टर कहते हैं, किसी तरीके से मैंने PhD कर ली थी एक ज़माने में। तो हम लोग ग्रीन रूम में बैठे थे, मुझे लोग डॉक्टर आलम बहुत कहते हैं। वो सेब खा रहे थे, तो हमारी बीवी वहाँ आई और टॉम साहब ने कहा लो सेब खाओ। उन्होंने कहा नहीं मैं सेब नहीं खाता। नहीं खाओ खाओ। तो उन्होंने पूछा भाई क्यों? बोले एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। तो इस किस्म, एक उर्दू का एक बहुत मशहूर शेर है, कावे कावे सख्त जानी हाय तन्हाई न पूछ, सुबह करना शाम का लाना है जुए शीर का। तो ये था कि वो कावे कावे है या काव कावे है। मेरा मानना था कि वो कावे कावे है, और उसके सनद के तौर पे मैं, वारिस किरमानी साहब फ़ारसी के बहुत बड़े स्कॉलर थे, मैं कहता देखिए उन्होंने कहा ये कावे कावे है। टॉम साहब कहते थे काव कावे है। और कहीं स्क्रीनिंग हो रही थी एक फ़िल्म की, उसमें वो शेर लिख के आया। वो फर्स्ट रो में बैठे थे और मैं जैसा कि आखिरी रो में बैठता था, आखिरी रो में बैठा था, तो वो काव कावे लिख के आया। तो उन्होंने फर्स्ट रो से खड़े होकर पीछे मेरी तरफ देखा कि देखो मैं सही था। फिर फाइनली अभी जून के महीने में हमारी मुलाकात हुई उनसे। उन्होंने कहा यार ना कावे कावे है ना काव कावे है, देखो वो है काऊ काऊ सख्त जानी हाय तन्हाई न पूछ। तो हम लोगों ने कहा भाई यही ठीक है, मुझे काऊ काऊ सख्त जानी हाय तन्हाई न पूछ, यही दुरुस्त है। बहरहाल ऐसी बेशुमार बेशुमार एक और देखिए उनकी आपके बिना कुछ दिन नहीं बिता सकते। हम लोग एक प्ले कर रहे थे सन्स ऑफ बाबर, जिसमें वो बहादुर शाह जफर का रोल करते थे। जीवन बीमा योजना एक साहब शायद सरकारी मुलाजिम थे, वो प्ले के बाद आए टॉम ऑल्टर साहब के पास और कहा कि भाई मैं तो आज से 25 साल पहले एक्टिंग किया करता था और मैंने भी बहादुर शाह जफर का रोल किया है। तो टॉम ऑल्टर साहब कहते हैं वाह, आप सीनियर बहादुर शाह जफर, मैं जूनियर बहादुर शाह जफर। 6 महीनों बाद घर लौटा था। कर्टन कॉल्स जो होती थी बिल इतनी मज़ेदार बना देते थे प्ले के बाद, और ख़ासकर उनका वो जुमला कि तब जा ये सईद आलम, ऐसा नहीं है कि मैं मौलाना आज़ाद और गालिब और बहादुर शाह जफ़र पर बहुत अच्छा कर सकता हूँ। सईद आलम बूढ़ों का रोल मुझे इसलिए करवाते हैं ताकि मेकअप के पैसे बचें। तरसी नजरें उसे ढूंढ रही थी। बेशुमार बेशुमार ऐसी चीज़ें, मुझे क्या बताऊँ, क्या रहने दूँ, कैसे इसको अभय रिकॉर्ड किया जा सकता है। ग्रीन रूम में जो उनकी एक चीज़ और, उसकी मजबूत जगह साफ कह रही थी। अगर इजाज़त है मेरे ख्याल से मैं ज़रूर से ज़्यादा वक्त ले रहा हूँ। जो आपके बिना कुछ दिन नहीं बिता सकते, जिंदगी कैसे बिताएंगे? को आर्टिस्ट की जितनी तारीफ वो करते थे, आपकी जगह नहीं ले सकती। जिम्मेदारियां शायद ही सकती हैं। उनके लेवल का सेलिब्रिटी कर सके। ज़रूरत से कभी मैंने उनको उनकी अपनी एक्टिंग की भी तारीफ करते हुए नहीं देखा, कभी नहीं देखा। और कभी कभी गुस्सा आता था कि भाई ये लड़कों को बिगाड़ देंगे, ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। अक्सर ऐसा हुआ है
के ग्रीन रूम में प्ले ख़त्म हुआ, ग्रीन रूम में वो गए बाकी आर्टिस्ट, और टॉम साहब कह रहे हैं हरीश आज तुमने क्या किया है, और मैं ग्रीन रूम में घुसा, हरीश तुमने आज जो किया है तो वो कई लोगों ने मुझे बताया, तो वो जो ज़रूर से ज़्यादा तारीफ करते थे, ज़रूर से ज़्यादा, मतलब अभय वो शख्स कभी लाइमलाइट में, मुझे याद है एक बार एशियन एज में बॉम्बे में शो था मौलाना आज़ाद का, और उस पर लिख के आ गया था कि टॉम ऑल्टर्स मौलाना आज़ाद। नहीं बता सकते जिंदगी कैसे बिताए। उन्होंने शाम तक ये कर लिया कि दूसरे दिन एशियन एज उसको सही करे और लिख के भेजा एम सईद आलम जरूर निभा सकती हैं। मौलाना आज़ाद। लाइमलाइट, और अगर वो चाहते तो बहुत आसानी से क्रेडिट ले सकते थे, बहुत आसानी से क्रेडिट ले सकते थे। कभी ऐसा मैंने भी उनके मुंह से कभी नहीं सुना कि यार मेरा टॉम ऑल्टर आज़ाद, मेरा मौलाना आज़ाद। 6 महीनों बाद घर बहरहाल दुनिया भर की चीज़ें हैं। मैं तो चाहूँगा, मेरे ख्याल से टॉम ऑल्टर साहब इस किस्म की मीठी शिकायतें। का भी सेशन अपने ऊपर पसंद नहीं फरमाते। अगर जेमी साहब इजाज़त दें तो कोई और इस स्टेज पे आके टॉम ऑल्टर साहब के सिलसिले में कुछ भी शेयर करना चाहता हो कर सकता है, अगर आपकी इजाज़त क्या हो। होती 6 महीनों से तरसी नजरें। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, इसका जवाब मैं पढ़ चुका हूँ ऑनलाइन आर्टिकल्स में, लेकिन मौलाना आज़ाद जैसे अहम किरदार की जब कास्टिंग आप सोच रहे थे, तो किस बेसिस पे आपने चूज़ किया मेरे फादर को? साफ कह रही थी, पापा मुझे कभी छोड़ के नहीं जाना। उस ज़माने में लोग मुझको कहते थे सईद आलम लेटर वाला, जिंदगी कैसे कि मैं हर सेलिब्रिटी को ख़त लिखता था कि मौलाना आज़ाद कर लो। की जीवन बीमा योजनाएं आपकी जगह नहीं ले सकती। और जिम्मेदारियां कुछ लोगों का जो जवाब आया वो ये आया कि हाँ मैं तैयार हूँ, लेकिन स्क्रिप्ट जो है वो देवनागरी में होनी चाहिए। मैं नाम नहीं लूँगा उन लोगों का, और बहरहाल मैंने उनको देवनागरी में स्क्रिप्ट भेजा। उसी ज़माने में मैंने शतरंज के खिलाड़ी देखी और मैं दंग रह गया, क्योंकि उसमें एक साहब और थे, इकट्ठे बिल सईद जाफरी साहब, जिनका ओढ़ना बिछौना उर्दू था, जो हम लोग की अवधी भाषा में ये कहा जाता है कि साहब ओढ़ना बिछौना। हुई। तो वो उर्दू ओढ़ते थे, उर्दू बिछाते थे। वह नींद में मुझे याद करता था। उसे सईद जाफरी साहब के यहाँ भी एक मखसूस किस्म का लबो लहजा आ रहा था। से तरसी नजरें। और मैंने मौलाना आज़ाद की जो स्पीचेस पढ़ी थी उसमें ये जाहिर नहीं होता था कि मौलाना दिल्ली के थे कि कलकत्ता के थे कि नॉर्थ के थे कि साउथ के थे कि वेस्ट के थे। अभय तो मुझे किसी ऐसे एक्टर की तलाश थी जिसकी उर्दू में कोई मखसूस लबो लहजा ना आए। जगह साफ कह रही थी। तो शतरंज के खिलाड़ी देख के मैं दंग रह गया। मैंने कहा भाई सबसे अच्छी उर्दू तो इसमें ये टॉम ऑल्टर साहब बोल रहे हैं, जिनको, क्योंकि मैंने बचपन में 1980 से लेके 1990 तक दुनिया की सारी ख़राब फिल्में देख डाली थी, तो लामोहला शतरंज के खिलाड़ी नहीं देखी होगी। और उन फिल्मों में टॉम ऑल्टर साहब भी जगह जगह नज़र आए थे, फिर भी मुझे यकीन नहीं आया था कि ये इतनी सफाई से उर्दू बोल सकते हैं। बहरहाल किसी तरीके से उनका ईमेल मिला, मैंने उनको ईमेल किया, उन्होंने एक लाइन का जवाब देते थे वो, आई होप इट वर्क्स आउट पॉजिटिवली। जब हाँ, 3 डैश। उंगलियों की मुलाकात और मैं स्क्रिप्ट लेके उनके पास गया, बताती थी। देवनागरी की लामोहला। करता था। हम लोगों ने 1 हफ्ता रिहर्सल की। अच्छी जगह क्या होती। फिर जब मुझे लगा कि अब ये बहैसियत डायरेक्टर मुझे कबूल कर चुके हैं तो थोड़ा अब भाव दिखाना चाहिए कि हाथ अब मैंने उनको वो सारी उर्दू नावलें बताई जिनका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो चुका था, कि ताकि अगर आप वो भी पढ़ लें तो आपकी उर्दू और अच्छी हो जाएगी मौलाना आज़ाद के सिलसिले में। मजबूत जगह साफ कह रही। बहरहाल जिस शाम को मैं 7 दिन की रिहर्सल करके वापस आ रहा था तो उन्होंने कहा भाई यार ये सब ठीक है, अब एक काम करो इसको उर्दू में करवा के भिजवा दो। अमेरिका की मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई अपने ऊपर। 1 हफ्ते से मुसलसल मैं उनको उर्दू का ज्ञान देता चला जा रहा था, मुसलसल बहुत शर्मिंदगी हुई। और इत्तेफाक से मेरे पास उर्दू स्क्रिप्ट थी। मैंने कहा साहब सबसे पहले मैंने उर्दू में ही करवाई थी, लेकिन हर शख्स ने यही कहा कि देवनागरी में करके दो। तो
ये था, और मुझे नहीं मालूम था, ये बिल्कुल मुझे अंदाज़ा नहीं था। मैंने कास क्या किया था, उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट जो है वो मंजूर कर ली थी। जब लबों से सिर्फ इसलिए किया था कि उनके लबो लहजे में कहीं कोई रीजनल असर नहीं दिखता है। सिमी अक्सर बताती थी अभय नींद में लेकिन याद करता था। उसे सरप्राइज जब वो शेरवानी पहन के पहली बार सामने आए उसे ढूंढ रही तो थी। हू बहू मौलाना आज़ाद। नए हाथ मुझे और उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये थी धड़क रहा था। अभय क्योंकि मौलाना आज़ाद भी एक लिहाज से सिर्फ आधे इंडियन थे। उसकी मजबूत जकड़ साफ उनकी माँ अरब थी, मुझे कभी तो उनके फीचर्स, उनकी शक्ल सूरत और जो आपके बिना जवानी में उनको कहा जाता था कि ईरानी शहजादे लगते थे वो। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि आपकी जगह मतलब वो हू बहू मौलाना आज़ाद लग रहे थे जब पहली बार मैंने उनको देखा उस गेटअप में। और फिर जो गालिब किया, मेरे ख्याल से गालिब ने अपने ख़त में अपनी खूबसूरती की तारीफ़ की है। उसकी हूबहू तस्वीर टॉम ऑल्टर, और जब टॉम ऑल्टर गालिब बनते थे, लटकती किश्तें इतना खूबसूरत और इतनी अच्छी उर्दू बोलने वाला गालिब हिंदुस्तानी स्टेज क्या हिंदुस्तानी सिनेमा में भी कभी नहीं। सिमी अक्सर बताती ये भी सही है कि हो सकता है थी उसे सरप्राइज देने के लिए तो उससे अच्छी जगह क्या होती। पता नहीं, वहाँ मेरे ख्याल से टॉम ऑल्टर साहब और गालिब की लड़ाई एकाध शेर को लेके हो रही होगी। मेरे ख्याल से यही होगा, कावे कावे सख्त जानी है तन्हाई न पूछ। अभय उसकी आदाब। मजबूत जकड़ साफ कह रही थी मौलाना आज़ाद जब हमने सबसे पहले देखी, आई थिंक इट वाज अबाउट जो आपके बिना कुछ दिन 15 साल नहीं पहले, बिता सकते। जो इरफान के यहाँ किया था कैसे इंस्टीट्यूट के लिए, बिताएंगे? उसमें जो सबसे ज़्यादा चीज़ ताकि जीवन स्ट्राइक करी वो ये थी कि इतनी लंबी स्क्रिप्ट, जिम्मेदारियां 1.5-2 घंटे का प्ले, हैं। और एक कहीं कोई प्रॉम्प्टर नहीं, कोई कागज़ का टुकड़ा नहीं। कैसे उन्होंने पूरा, दैट वाज अमेजिंग। वो मेमोरी जो थी वो उसकी कभी कोई बात नहीं करता है, लेकिन ऐसी मेमोरी उनकी थी। और एक रोल से दूसरे रोल में फ़ौरन, जो लास्ट हमने देखा है प्ले, वो मोहन से महात्मा था। एंड मोहन से महात्मा के आई थिंक 1 घंटे के गैप में मौलाना होने वाला था। इकट्ठे बिल मौलाना 4-5 बार देखा। आई थिंक उसमें ये फीडबैक भी आया कि इसमें उर्दू के लफ्ज़ काफ़ी मुश्किल हैं। जब लबों से कई लोगों ने सईद को कहा, तब जाके टॉम भाई से भी कहा कि इसका ओरिजिनल नहीं चेंज करूँगा, जो है वही रहेगा ही। अभय नींद में मुझे याद करता था। टॉम भाई के ऊपर ख्याल है, मैंने जब उसके बाद फिर मुलाकात उसके बाद हुई, हमने कहा टॉम भाई, 6 महीनों से कहने लगे कि भाई मैं लड़कियों से भाई नहीं पुकारवाता अपने को। और उसके हमने कहा हम तो पुकारेंगे। कहने लगे हम, अरे ये तो शाही फरमान हो गया, अब तो मैं कुछ नहीं कह सकता। या बिलोंग टू लखनऊ, तो अपनी बोली ऐसी। इतना इस तरह का सेंस ऑफ ह्यूमर था, इतनी जिसे उर्दू में कहते हैं इंकिसारी थी जकड़ साफ कि अपनी कभी किसी चीज़ की, जैसे कह रहे हैं उर्दू क्या अंग्रेज़ी क्या, कोई तारीफ़ कभी आज तक मेरे मुंह से नहीं सुना। हमारे शौहर जो हैं इरफान हबीब, दूसरे वाले हिस्टोरियन, सेम काइंड ऑफ बियर्ड, उनसे जब मिले तब कहें कि भाई मैं कभी बीमार पड़ जाऊँ तो इरफान मैं आपको बैठा दूंगा स्टेज के ऊपर, वो लगेगा कि मेरे जुड़वा आ गए यहाँ के ऊपर। बीइंग अ पब्लिशर ऑफ स्कूल बुक्स, हमारा पब्लिशिंग हाउस है रत्न सागर, तो हम स्कूल की प्रिंसिपल्स और टीचर्स के लिए उनसे बहुत प्रोग्राम्स करवाए हैं। एंड दे वर वेरी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम। स्कूलों ने इतना अप्रिशिएट किया। टीचिंग लैंग्वेज थ्रू पोइट्री एंड ड्रामा, ये टॉपिक होता था। कलकत्ता, लखनऊ, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, बहुत सारे प्रोग्राम हुए हैं। हर प्रोग्राम से पहले कहें भाई अतिया क्या बोलना है, हम लोग बैठ के डिस्कस कर लें। हम लोग चलिए, अब शाम को बैठे होटल में, 1-1 घंटे के बाद हो रही है कि यहाँ पर ये है, ये कलकत्ता है, यहाँ थोड़ा टैगोर मेंशन कर दीजिएगा, ये लखनऊ है, यहाँ पे यू कैन टॉक, 2-4 बीच में उर्दू के शेर सुना दीजिएगा, चेन्नई में प्लीज़ स्टिक टू इंग्लिश, और सारी बात होती थी। हाँ मैं ऐसे करूँगा। अगले दिन सुबह स्टेज पर आए और सब ख़त्म। जो भी उनका दिल चाहता था वो बोलते थे। और चेन्नई में तमिलियन मिशनरीज, तमिलियन टीचर्स ये उर्दू के शेर गालिब के पढ़ रहे हैं, वो खड़े होकर क्लैप कर रहे हैं, क्योंकि जो फीलिंग उसमें आती थी, फिर जो एक्सप्लेन करते थे, दैट वाज सो अमेजिंग कि खुद उन्होंने कभी नहीं पढ़ा है, लेकिन वो टॉपिक था कि लैंग्वेज को ड्रामा और पोइट्री के थ्रू कैसे पढ़ाएं, और वहीं इम्प्रोवाइज़ करते थे। कोई शेक्सपियर से गालिब, गालिब से खुमार, खुमार से निदा, निदा से बैक टू चार्ल्स डिकेंस, मतलब
इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग नहीं, इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग ऑनेस्ट, घर लौटा था। दैट प्ले ऑस्कर वाइल्ड, थे बिल, पूरा प्ले एक दिन के एक डायलॉग लेके की मीठी उन्होंने आधा सेशन उस पर कर दिया। जब लबों से बात और कैसे इसमें कहाँ से लैंग्वेज आती है, कैसे ग्रामर कैसे बनी, कैसे इसकी बैकग्राउंड हुआ। बताती थी। मतलब अच्छा, जो 2 हमने किए उनके साथ 3 किए ट्रिब्यूट टू शेक्सपियर। लास्ट ईयर 400 ईयर्स थे शेक्सपियर के उसके 6 महीनों से एनिवर्सरी के, उसे ढूंढ तो उसमें उसी शहर के स्कूल, किसी एक स्कूल के बच्चे छोटा सा स्किट करते थे 10 मिनट का। मैकबेथ का किया बच्चों ने, टेम्पेस्ट का किया। तो जो सईद कह रहे हैं ना तारीफ करने वाली, वो छोटे छोटे बच्चे हैं, डायलॉग भूला जा रहा है, कोई उधर देख के बात कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, जगह साफ कह रही थी। उसके बाद इतनी तारीफ उनकी करें, इतनी हिम्मत अफजाई करें। और भाई मैं तो तुम्हारे साथ फ़ोटो खिंचवाऊंगा। भाई धनंजय, तुमने तो क्या कमाल का मैकबेथ किया है, मैं नहीं कर सकता इस तरह से। वो मैकबेथ का रोल तुमने किया, भाई एक बार फिर से करके दिखाओ। अच्छा, मैं हूँ मर्चेंट ऑफ वेनिस, तुम हो मैकबेथ, तुम मैं मैकबेथ हूँ, तुम वो हो। अब इस तरह से कर करके पता नहीं इतनी बच्चों की तारीफ करें, री एनैक्ट करवाएं, दोबारा से एंट्री करवाते थे। और जो सही एक बात कह रहे हैं कि उर्दू वाली बात, कि उनकी उर्दू इतनी उम्दा थी, तो इंग्लिश का लोगों को वही नहीं, उनका कोई डिस्कशन नहीं, इंग्लिश वाली दुनिया ने उनको पहचाना ही नहीं। बहुत अफसोस की बात है। खैर, हमने किताब की 9 प्लेस फॉर द स्कूल स्टेज। जब लबों से बात इसमें प्लेज हैं शेक्सपियर से, सोफोक्लिस से लेके और सुभद्रा सेन गुप्ता और प्रताप शर्मा के प्लेज हैं बच्चों के परफॉर्म करने के लिए। याद करता तो हमने फ़ोन किया, हमने कहा टॉम भाई हमें इसका फॉरवर्ड लिखवाना है आपसे। मुझसे क्यों लिखवाना है? हमने कहा क्योंकि एक तो आप थिएटर के स्टार हैं, दूसरी ये कि इंग्लिश आपकी मदर टंग है। कहने चलो पहली बात तो मैं थोड़ा बहुत मान लेता हूँ, हाँ मैं थिएटर कर लेता हूँ, लेकिन उर्दू इंग्लिश मेरी मदर टंग है ही नहीं। मेरी बादरी ज़बान तो उर्दू है, इंग्लिश जानता हूँ थोड़ा बहुत, चलो भेज दो। अगर पसंद आई तो मैं लिख दूंगा, नहीं तो फिर माफ़ी है। ये साफ बात है, दोस्ती अलग है। एंड देन ही सॉ द प्लेस, ही रेड द प्लेस। उसके बाद उन्होंने जो प्रेफेस लिखा है इसका, एक सेंटेंस, आई विल रीड आउट 1 सेंटेंस फ्रॉम हियर। द बेस्ट थिंग अबाउट दिस कलेक्शन, सी द रेंज ऑफ ऑथर्स, शेक्सपियर, टैगोर, सोफोक्लिस, शॉ, चेकॉव, ब्रैकेट में लाइक द इंडियन क्रिकेटिंग बैटिंग लाइनअप, एड ए मिल्न एज अ धोनी, प्रताप शर्मा एज एन ऑलराउंडर, William Stanley as a leg spinner, and Subhadra Sen Gupta as the newcomer. And what a team you have. 6 महीनों बाद घर लौटा था। इससे पहले फिर लिखा उन्होंने कि this book is so wonderful that I'm wondering and wandering my way through these plays. अब ये wondering and wandering दोनों यूज़ करना कि मैं इनमें से चल भी रहा हूँ और हैरत अंगेज होकर देख भी रहा हूँ कि प्लेस क्या है। तो इस तरह की लैंग्वेज लिखने वाला, जिसकी आई थिंक वॉज अ रेयर पर्सन, जिसकी 2 मदर टंग थी, इंग्लिश भी और उर्दू। ही कुड नॉट, मतलब टू राइट सच अ सेंटेंस, तो ये 100 वर्ड्स का पैसेज है, ये पहले पेज। टॉम ऑल्टर साहब कहा करते थे कि उर्दू मेरी फादर टंग है। बहुत कहते थे। और एक, अगर आप बुरा न माने, एक लतीफ़ा है जी, वो कहते थे जब उनके अब्बा उनको बाइबल पढ़ाते थे उर्दू में, तो उसमें एक जुमला आता था कि हम सब एक ही खुदा के बंदे हैं। जिसको ये लोग पढ़ते थे, कहते थे मैं और मेरे बड़े भाई हम सब एक ही खुदा के बंदर हैं, और कहते थे यही ज़्यादा दुरुस्त है। लतीफ़े पर याद है, एक बार हैबिटेट सेंटर में प्ले था ये मौलाना, उसके बाद उतर है स्टेज से, वो अपने उसमें थे शेरवानी में, अच्छा खड़े बात करते रहे। एक माधवन हैं, जर्नलिस्ट है, वो हम थे, इरफान थे। तो ये आए सईद, कहने लगे टॉम साहब अब आप मौलाना आज़ाद से टॉम बन जाइए। अच्छा तो मैं ऑल्टर कर लूँ अपने को। ये इन्होंने सईद ने याद कराया था जो कि दैट वाज द काइंड ऑफ सेंस ऑफ ह्यूमर ही हैज़। एक और किस्सा है, हमारा एक प्ले था गालिब, जिसमें 4 गालिब थे, बच्चा गालिब, जवान गालिब, अधेड़ गालिब, बूढ़ा गालिब, और बूढ़े गालिब टॉम ऑल्टर साहब थे। तो कहते थे कि इस प्ले की सबसे बड़ी खूबी ये है कि एक बात ये साबित होती है कि गालिब जैसे जैसे बूढ़े होते गए गोरे होते गए। वो तो खैर उनके हर ज़बान में। एक बार इनको तो सईद को तो अफसोस है खाने पर नहीं बुलाया, हमने एक बार बुलाया था। तो आई लिव नियर सिविल लाइन्स, IP कॉलेज के बगल में घर है। कहने लगे भाई तुमने बड़ा गलत किया, मुझे यहाँ बुला लिया। हमने कहा जी क्यों, क्या हुआ? अब देखो IP कॉलेज को देख के ऐसी जवानी की यादें ताज़ा हो गई। कितने चक्कर लगाए इस कॉलेज के मैं तुम्हें क्या बताऊँ। यही आसपास हम लोग गेट पर घूमते थे कि लड़कियाँ निकलेंगी, टीचरें निकलेंगी, एक झलक मिल जाएगी। तो रस्किन भी उस टाइम पर शायद थे, आई थिंक रस्किन वॉज लिटिल ओल्डर देन हिम, रस्किन वॉज मच ओल्डर। यहाँ
तो ये जो सेंटेंस था क्रिकेटिंग वाला, दिस ओनली टॉम ऑल्टर कुड राइट. हिज नॉलेज ऑफ क्रिकेट कि कौन सा प्लेस में जो है वो लेग स्पिन, कौन सा प्ले राइट लेग स्पिनर है, कौन सा ऑलराउंडर है, एंड देन हिज कमांड ऑफ लैंग्वेज एंड कंपेयरिंग बुक ऑफ प्लेस, क्लासिक प्लेस में ग्रीक भी है, शेक्सपियर भी है, टू अ क्रिकेट टीम. और उसको कंक्लूड करना कि इफ देयर इज हेवन ऑन अर्थ इट इज़ हियर, इट इज़ हियर, इट इज़ हियर, उसको फारसी से ला के एंड करना. तो ये जो संगम था ना, एक ये खूबसूरत संगम दोबारा से मुझे दिल तेज धड़क रहा था. अभय आपने अभी जिक्र किया स्पोर्ट्स का और क्रिकेट का. एक्चुअली ही वांटेड टू बी he did want to be a cricket player. वो तो एक्टिंग तो ऐसी बाय चांस हो गया. He was a sports person from a very young age. और not just one sport, I think every sport he tried. उनमें एक खासियत थी कि उस स्पोर्ट में he would excel. तो I know we're here talking about movies and about language and cinema, but sports was a huge part of him. This book, this second book he wrote was called The Longest Race. Sorry, the third book, The Longest Race. And even this book is, to an extent, it's his childhood growing up in Rajpur, which is a small town in the foothills of the. one short sentence from here. This is a book about Please. a person he coaches somebody, I think an American. He's called Aberley. He coaches a young local boy to race, Scottish, yeah. तो इसमें भी उनकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा नज़र आता है. एक सेंटेंस, वन शॉर्ट सेंटेंस. Slowly, उनका फेवरेट डैश. As a forest settles down after a fierce storm, the boy felt peace returning to Bahadur. ये सिमिली देना, as a forest settles down after a fierce storm, somebody who has lived very close to nature. अभय वो रहे वहाँ पर, वो इतने करीब थे कुदरत के, पेड़ों से पौधों से इतना रहे. तो ये वो एग्जाम्पल देना कि एक आग, फॉरेस्ट फायर होती है, स्टॉर्म आता है, उसके बाद धीमे धीमे शांति आती है. तो एक अभी बीमार आदमी, उसको धीरे गाहे गाहे सुकून आ रहा है. वो एग्जाम्पल देकर उन्होंने उसको उस सेंटेंस को लिखा है. दिस इज शोज की कितनी मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी थे. और हम एक चीज़ पर है, ठीक है, सईद आलम की वजह से और सत्यजीत रे की वजह से 2 S हैं जिन्होंने उनको इतना एक तरफ बांध दिया कि उनके बाकी जो है पहलू हैं उनकी पर्सनैलिटी के वो इतने उभर नहीं पाए. नहीं, नुकसान नहीं भाई, उभर नहीं पाए. नहीं, और एक और चीज़ आप लोग तो जानते हो, एंड आई एम श्योर सम पीपल नो हियर, कि ही नेवर केप्ट अ मोबाइल फोन. नेवर. लटकती किश्तें अकेले. अब इसमें प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं. एज अ फैमिली मेंबर इट यूज्ड टू ड्राइव अस क्रेजी, एंड ही नोज इट ड्रोव अस क्रेजी बिकॉज only way of getting it through him was through email. अब कुछ दिन हैं जब वो फौरन रिप्लाई करेंगे, या कुछ हफ्ते हो गए रिप्लाई नहीं करेंगे. तो ये जो मोबाइल फ़ोन का जो सिलसिला था, मे बी अ ईयर अगो, आई थिंक हम यहीं बैठे थे IIC में. उनका एक रूम था, फेवरेट रूम नंबर 18 ऑन द ग्राउंड फ्लोर. मैंने कहा बहुत हो गया, अब ऐसे कॉल्स आ रहे हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर वो लैंडलाइन पे फ़ोन करते हैं, आप होते नहीं है. इस्माइल भाई कहते हैं कि आप कहीं और हैं, वो उनको मेरा नंबर देते हैं, वो मुझे कॉल करते हैं. तो मैं क्या करूं? और आप फ़ोन ले लो, आई विल बाय द फ़ोन, आई विल पुट द सिम कार्ड इन, आई विल प्रोग्राम माई नंबर, मदर्स नंबर. ही सेज डोंट प्रोग्राम एनीथिंग. आई हैव केप्ट सम 50 लैंडलाइन नंबर्स मेरे दिमाग में हैं, मुझे ज़रूरत नहीं है. पर ही सेड लिसन टू मी, आई विल से इट वंस एंड आई वोंट से इट अगेन. ये फ़ोन जो है, इट इज़, आई अंडरस्टैंड इसमें कन्वीनियंस बहुत है, पर इट्स अ न्यूसेंस फॉर मी. ही सेज एट राइट नाउ मैं दिल्ली क्यों आया हूँ, मैं 4 अलग अलग प्लेस कर रहा हूँ हिस्टोरिकल. एक में मौलाना आज़ाद हूँ, एक में बहादुर शाह जफ़र हूँ, कल एक इंग्लिश में आई एम प्लेइंग सम फ्रॉइडियन साइकोलॉजिस्ट. आई हैव टू इमर्स माई सेल्फ इन दैट कैरेक्टर सो मच कि बीच में अगर ये कमबख्त एक कॉल भी आ गया ना, तो मेरा फोकस हट जाएगा. एंड आई एम नॉट बीइंग ट्रू टू द कैरेक्टर. And I'm not doing any such random plays. I'm doing plays, just these are historical characters. I have to absorb everything in them. So this is why I don't keep the phone. अगर यहाँ पे एक फ़ोन होता अभी, and I know कि I can even put it on silent, but even silent में it will vibrate. वो मेरे बैग में है, मेरे अलमारी में. I know कि that blooming phone will vibrate somewhere. और एक सेकंड के लिए I cannot afford to waver from my craft. तो जब मुझे ये समझ में आया, मैंने कहा ठीक है. उसके बाद मैंने कभी मोबाइल फ़ोन का जिक्र उनसे किया नहीं कभी. और अभी भी एक बात है कि जब वो दिल्ली आते तो आई यूज्ड टू ऑलवेज, एक आता है कॉल, आप लोग के पास सब फ़ोन है, अननोन नंबर. अब या तो कोई वोडाफोन का है, या एयरटेल का है, या कोई हॉस्पिटल का है, या कोई NGO का है. आई शुड नेवर टेक द कॉल, बट व्हेन दैट 011 कॉल केम, आई सेड दिस इज़ हिम बिकॉज ही इज़ कॉलिंग फ्रॉम हैबिटेट सेंटर और IIC. और अब वो कॉल्स
नहीं आएंगे वो अफसोस की बात है मुझे. बाकी आई डोंट लाइक टेकिंग रैंडम कॉल्स बट दैट 011 over the last 6 years since I've been in Delhi has become a very special number for me. अच्छा क्रेडिट कार्ड भी नहीं रखते थे, कार्ड रखते ही नहीं थे. एक बार रखा था बट करते थे उनको कॉन्सेप्ट नहीं आई ये क्रेडिट कार्ड का. लगा कि इसमें मैं जितना स्वाइप करूं इसका रिपेमेंट नहीं होगा. तो कुछ प्रॉब्लम्स वहाँ भी थी. आई नो अबाउट दैट बट अभी लास्ट ईयर दिल्ली आए तो स्कूल से अच्छी वो जगह हो गया प्ले वे. हमारा जो प्रोग्राम तो हो गया. उसके बाद रात में आई वाज गोइंग टू स्लीप अराउंड 11:30 12. और उसके ईमेल देखा, कहती है अगर तुम ये मैसेज देख रही हो तो फ़ौरन मुझे कॉल करो आईएससी के नंबर पे. एंड दैट वाज फ्रॉम एट 8:30 या 9 बजे का. हमने कहा पता नहीं क्या होगा. अभी हम तो घबराए, सुबह उनकी सवेरे फ्लाइट थी. उसकी मजबूत तो जगह साफ कह रही हमने किया फॉल आईएससी कहने लगे कि हमने वो सो रहे हैं. हमने कहा आप जगा दीजिए उनको. जगाया, हमने पूछा भाई टॉम भाई क्या बात हो गई. कहने मेरा वॉलेट खो गया है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं टैक्सी का पैसा कैसे दूंगा एयरपोर्ट जाने के लिए. आपकी जगह नहीं कहीं रख के मैं भूल गया. जिम्मेदारियां तो फिर देन आई टोल्ड आईएससी गाइस. हमने कहा आप लोग अरेंज करके. कहने हम तो नहीं दे सकते हैं. हमने कहा वॉचमैन को बुलाइए. रात में कॉल द वॉचमैन. हमने कहा भैया तुम जानते हो ना वो जो सर आते हैं. हाँ मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो तो इतने सुंदर आदमी, मैंने इतने सुंदर आदमी ठहरते देखा नहीं है. तो हमने कहा ठीक है, हम तो हमें पहचानते हो. हाँ वो दाढ़ी वाले अंकल हैं ना, उनकी वाइफ हैं. अब हमने महीनों बाद घर लौटा था. तो हमने कहा तुम्हारे पास 600 रुपये हैं, अंकल को दे दो लिफाफे में रख के, हम तुम्हें कल भिजवा देंगे. अकेलेपन एंड एग्जैक्टली टू डू द सेम थिंग. उनके रूल्स इतने हैं, रेगुलेशंस हैं कि हमारे रिसेप्शनिस्ट हूँ, हाउ कैन आई पे, ये वो. तो फिर अगले दिन जाग उनको हमने इतना झाड़ा के. सिमी अक्सर बताती थी बट दैट वाज हिम. मैं मुझे याद करता था. वंस आई कॉल्ड अप एंड योर मदर टुक द लैंडलाइन. स्कूल से अच्छी तो हमने कहा कि टॉम भाई कैन आई स्पीक टू हिम. that was also a very rare day when she picked up the Yeah, she landline. picked up the phone. She said, "Can I speak to him? If I know where he is, then only you can speak to him." I don't know. कह के गए थे पूना से 2 दिन में आऊँगा, अभी तक तो आया नहीं, पता नहीं कहाँ गए. वो लोग ये भी कहते थे कि टॉम साहब को फ़ोन करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यू फॉल इन लव विद हिज लैंडलाइन. जो आपके बिना कुछ दिन नहीं बिता सकते. अब मेल कहते मैं कई दिन तक मेल नहीं देखता हूँ. फिर तो वो हो जाता था. अमेरिका की क्योंकि इंग्लिश में जैसे है, इंग्लिश में आप कहीं ग्रामर सीखेंगे, इंग्लिश सीखेंगे, तो ये होता है कि वी शुड यूज़ कॉमर्स. भाई एंड नहीं लगाना चाहिए बार बार. ये जो सेंटेंस हमने पढ़ा है क्रिकेट वाला, इस एक सेंटेंस में 5 एंड हैं. और कोई और पढ़ेगा तो इसमें 0 आउट ऑफ 10 में ले देगी टीचर. इन्होंने जैसे इसको लिखा था कि आई डोंट थिंक एनी ग्रामेरियन, चाहे वो जॉर्ज कॉर्डोना हो या आर के अग्निहोत्री, कोई इसमें एक भी खामी नहीं निकालता. जहाँ दिल चाहा एंड लगाया, जितने दिल चाहे कॉमा यूज़ किए हैं. 10-11 कॉमा है. एंड द सेंटेंस मीन्स सो ब्यूटिफुली. हो गई तब जाके उंगलियों की मुलाकात हुई. सिमी अक्सर बताती थी. और ये जो डैश का जो सिलसिला है, it used to also देने के लिए I'm a sports journalist, so there are very few times when से तरसी न my father wrote articles for places where I was working. तो जब आता था तो I would make a cup of coffee and take a deep breath, because as a editor to go through and remove all those dashes, knowing fully well कि अगर मैं एक dash हटाऊंगा तो उन पे क्या गुजरेगा, but then my duty to, as an editor to make sure the copy comes out cleanly. इसमें बड़ी हमारी बहस होती थी कि you don't move my dash. I said, but if I don't move your dash, there'll be more dashes and my reader, my audience won't understand the dash. So I'm torn between being the son who understands कि आपने ये 20,000 dashes क्यों डाले, लेकिन जो मेरे readers हैं उनको dash देके बोलेंगे यार ये क्या है, तो यार dash तो यानी वो सांचे तोड़ते गए. कभी आप लोगों से वो उर्दू ड्रामे प्लेज की बातें करते थे, ख़ासकर ज़बान को लेके? एक्चुअली सवाल बहुत अच्छा है आपका. एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोगों ने उनकी आर्ट क्राफ्ट के बारे में बहुत कम बातें की थी. ही वुड रेफर टू मी एज हिज हार्शेस्ट क्रिटिक. एंड बहुत बार शो के बाद कुछ और दोस्त थे उनके, तो he said, if you want the best reaction, please ask my son. But नहीं, लैंग्वेज को लेके तो बातें बहुत की, but I do remember him saying कि since my, like I told you very honestly, since my association with Dr. Alam, I have found that I'm paraphrasing what he said, but the fact that I've been able to do justice to the language and the language on stage, and I know that before he met you, he had many fantastic roles in stage, but to do something with a language which he had done so much to learn. मुझे याद है, I think early 80s की बात होगी, I must have been 4 or 5. उनका एक उस्ताद था, and he would come home and maybe 2 hours a day, 3-4 times a week,
तो दैट टाइम जस्ट बीइंग टोल्ड अच्छा तुम अभी बाहर जाओ, आई नीड टू फोकस, एंड व्हेन यू आर 4 years old आपको क्या पता, कोई आए हैं लंबी दाढ़ी है, टोपी पहने हुई, ये बुक्स लेके आए 4 जमील जालबी साहब। जी जी, मैं नाम उनका भूल गया, सॉरी। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम प्रॉब्लम जब मुझे एहसास हुआ था कि ही इज़ ट्राइंग टू डू समथिंग which is not coming easily to him, because for those 2 hours he had to focus. अब keep in mind शतरंज के खिलाड़ी late 70s की फिल्म थी, शायद उनकी 79 की उसकी रिलीज थी, but the real process of learning Urdu from my father, it came I would say between 83 to 86. पूरा absorb होना, एक सीखना. I think very few people will actually know that. While Urdu was spoken in the house, जैसे आपने बोला, जो मेरे दादाजी थे उनके पास एक उर्दू बाइबल थी, language was always there, but वो 3 साल में, and in fact I was in the hospital recently, जो मेरे अंकल हैं जॉन, उन्होंने मुझसे कहा था कि do you realize that it was those 3 years which actually shaped him in so many ways, because to absorb himself in Urdu so deeply, and really when I thought about it over the next few days, there was a real life change, also in a shift in his career since then as well. So yeah. एक और लतीफ़ा है, हम लोग लखनऊ में मौलाना आज़ाद सर कर, माफ लतीफ़ा बहुत हैं, अगर हम बात करेंगे हम शाम तक, हम अगले हफ्ते के शाम तक यहाँ बैठेंगे, सो प्लीज़ कीप ऑन बिकॉज ही लव सच स्टोरीज. तो बहरहाल वो मौलाना आज़ाद प्ले कर रहे थे हम लोग लखनऊ में, और मुझे मालूम था कि अब ये सीन 10 से मैं लाइट्स करता था उसकी, ये 10 मिनट का सीन है, अब मैं बाहर जाके सिगरेट पी सकता हूँ, सिगरेट पी के आऊँगा तो ये डायलॉग बोल रहे होंगे, या वॉशरूम जा सकता हूँ. तो वहाँ मैं वॉशरूम गया तो वहाँ एक मौलाना साहब भी थे. मुसलमानों में रमज़ान के ज़माने में एक नमाज़ होती है तरावीह, बहुत लंबी नमाज होती है, तकरीबन 1-1.5 घंटे की. तो कहते अम्मा यार ऐसा थोड़ी कुछ है, वो होंठ हिला रहे हैं और पीछे सीडी चल रही है. तो मैंने कहा मौलाना ऐसे ही तरावी भी पढ़ा दिया कीजिए. और ये चीज़ अमेरिका में भी लोगों को यकीन नहीं आई थी कि ये शख्स मुसलसल 2.5 घंटे तक बोल रहा है. वहाँ भी लोगों को यही गलत फहमी थी कि शायद पीछे सीडी चल रही है और ये लिप्स मूवमेंट कर रहे हैं. ऐसी याददाश्त तो वाकई बिल्कुल अमेजिंग थी. उसके अलावा मतलब वो जो पी रहे हैं ना, वो जैस्मिन, वाइट जैस्मिन चाय की तारीफ़ कर रहे हैं, दैट प्लेजर ऑन हिज फेस. कितने बार कितने शोज़ हुए मौलाना के? 178 शोज़ हुए, और हम दुआ करते थे 200 पहुँच जाएँ. नहीं, हम दुआ ये करते थे या अल्लाह 13वां सीन भूल जाएं, 14वां सीन भूल जाएं, थोड़ा तो छोटा हो. और ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने हम और मेरी अहलियाँ यहाँ बैठी हुई, हम लोग लाइट्स कर रहे थे, वो एक सीन भूलने के बाद उन्होंने इशारा किया कि अब यहाँ लाइट ऑफ कर दो. वो हमने लाइट्स ऑफ की, और फिर दूसरा सीन जो शुरू किया तो बीच में न जाने कहाँ से जो चीज़ भूल गए थे वो ले आए और किसी को पता नहीं चला. इतना रिलैक्स्ड एक्टर मैंने स्टेज पे या तो उनको देखा या हमारे कुलीग हुआ करते हैं, बल्कि हरीश छाबड़ा साहब, इतना रिलैक्स, और इतना रिलैक्स वो अपने को एक्टर को कर देते थे. 2 प्लेस थे हम लोग के, एक तो सन्स ऑफ बाबर जिसमें उनके साथ एक लड़का हर वक्त बैठा रहता, और एक गालिब जिसमें मौलाना हाली उनके साथ, और उमूमन उनसे बहुत जूनियर आर्टिस्ट. लेकिन उनकी वजह से उन दोनों की एक्टिंग बहुत अच्छी हो जाती थी. बहुत मेरे ख्याल से यहाँ बहुत से लोग हैं, अगर जो को एक्टर की बात कर रहे हो कि को एक्टर को कंफर्टेबल करते थे, हुमायूं कबीर जो इनविजिबल को एक्टर थे, यू कुड जस्ट सी, यू कुड द वे ही यूज्ड टू टॉक, कि डिक्टेट कर रहे हैं मौलाना आज़ाद अपनी बायोग्राफी, और हुमायूं कबीर बैठे हुए वहीं के ऊपर, हम तुम आ गए और ये बैठे, लगता था कि वाकई कोई आया है और आके बैठा है. यू कुड फील द प्रेजेंस, दैट एक्सप्रेशन एंड दैट टोन ऑफ हिज वॉइस. और उनसे वो सीखना, कोई मेरे ख्याल से वो किसी चीज़ में भी ग्रामर का लिहाज नहीं करते थे. थिएटर की ग्रामर उनको मालूम ज़रूर होगी, लेकिन बिल्कुल उसको नज़रअंदाज करके एक्टिंग करते थे. सिर्फ एक दिक्कत वो मुझे बताते थे, मौलाना आज़ाद सिगरेट बहुत पीते थे, और टॉम ऑल्टर साहब ने ज़िंदगी में अगर कभी सिगरेट पी, और वो भी यहाँ तक सिर्फ
हलक के ऊपर ऊपर, तो मौलाना आज़ाद प्ले में कहते थे बस भाई मैं ये नहीं कर पाऊँगा, ज़्यादा से ज़्यादा सिगरेट जला के चला आऊँगा। और ये बहुत कम लोगों को, सिगरेट और शराब दोनों चीज़ें उनकी ज़िंदगी में कभी नहीं रही, जो यकीन ही नहीं आता, फिर भी इतनी मनहूस यकीन ही नहीं आता। बीमारी फिर भी लग गई। बस वो ये कहते थे कि सिगरेट नहीं पी पाऊँगा, बस वो पहले सीन में पी पाऊँगा, वो भी पीऊँगा नहीं। तो वो लोग पकड़ लेते थे, अच्छा साहब इनको न सिगरेट जलाना आता है न पीना आता है। लेकिन आज तक किसी ने ये शिकायत भी नहीं की कि भाई मौलाना बहुत सिगरेट पीते थे और आपके जो मौलाना आज़ाद हैं वो तो सिगरेट ही नहीं पीते पूरे प्ले में। तो ये खाने पीने उस दिन जब डिनर पे आए थे तो बाकी जो चीज़ थी मुसल्लम, एक वो बैगन का भरता था याद, दही वाला, तो 2-3 बार कहा इन्होंने, इरफान ने लीजिए, देखा फिर एक बार लिया, लेके फिर खाया, कहने लगे कि भाई बैगन का भरता बनाने मैंने बड़े लोगों को देखा है, लेकिन उसका ये हशर कर दोगे तो उसको दही में मिला दिया, उसका जायका ही बदल दिया, इतना उम्दा हो गया ये तो मैंने खाया पहली बार। एक चीज़ और, शेर बिगाड़ना बहुत आता था उनको। ग्रीन रूम में मौलाना आज़ाद में एक प्ले था, एक शेर था, बहुत पढ़ते थे वो ऐसे भी, होशो हवासो ताबो तमा दाग जा चुके, अब हम भी जाने वाले हैं सामान तो गया। उसको वो पढ़ते थे, होशो हवासो ताबो तमा दाग जा चुके, अब हम भी जाने वाले हैं सम्मान तो गया। शेर। और एक डायलॉग था, अब कलकत्ता लौटना कई साल बाद ही मुमकिन हो सकेगा। तो वो उर्दू में लौटना, आप चाहे उसको लौटना पढ़िए चाहे लूटना पढ़िए, तो कहते थे नहीं भाई ये यही होना चाहिए, अब कलकत्ता लूटना कई साल बाद मुमकिन हो सकेगा। और मौलाना आज़ाद का जो कलकत्ता से ताल्लुक़ था उस पर ये दुरुस्त भी है। शेर बिगाड़ना मतलब हंसी मजाक करते रहना और बहुत इंटेंस रोल स्टेज पे जाके कर देना। एक वो वाला कौन सा प्ले था जिसमें दोज 4 यंग कॉलेज स्टूडेंट्स आउटसाइड इंडिया दे डिस्कसिंग द फ्रीडम मूवमेंट का कुछ, सन्स ऑफ बाबर। नहीं, वो बाहर के हैं और ये फ्रीडम मूवमेंट का टाइम है और वो वहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं बाहर, हाँ मार्क्स माई वर्ड, या मार्क्स माई वर्ड्स। उसमें इन दैट प्ले ही रीच आई थिंक 2 hours, क्योंकि उसमें कोने में सिटिंग थी, उन्होंने 1 घंटा खड़े होकर पूरी स्टेज की लाइट, कुर्सी इतनी इधर उधर बार बार करवाई, कुर्सी एक एक कुशन को बार बार इधर से उठाया। हमने कहा आप थक जाएंगे पहले ही, तो प्ले में क्या करेंगे, कि अरे मुझे इत्मीनान जब तक नहीं हो मैं कैसे करूँगा, मैं कर ही नहीं सकता, मेरा पैर यहाँ तक आएगा तो ये कुर्सी यहीं तक होनी चाहिए। रियली मतलब ही डिडंट नीड टू डू ऑल दैट, वॉकिंग दैट एक्स्ट्रा माइल, क्या सो मेनी एक्स्ट्रा माइल्स, दैट वाज हिम। एज अ सन आल्सो यू वुड नो दैट। उनके स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के बारे में बताइए। जैसे कि मैंने कहा कुछ वक्त पहले, स्पोर्ट्स के तो पैशनेट थे ही वो। आई डोंट थिंक देयर इज एनी स्पोर्ट ही वुड नॉट हैव ट्राइड। वन स्पोर्ट ही डिड नॉट अंडरस्टैंड वाज गोल्फ। और एक he'd gone to श्रीलंका मे बी mid-90s में, कोई शूट था फॉर अ मैगजीन एंड ही वाज सपोज्ड टू लुक लाइक अ प्रोफेशनल गोल्फर। तो ऑब्वियसली ही वुड हैव कॉल्ड फॉर समवन कि यार कोई है यहाँ पे हु कैन टेल मी हाउ टू स्विंग दिस थिंग। तो कोई मिला, आई थिंक ही वाज अ फॉरेनर, ब्रिटिश और जो भी थे वो वहीं पे थे होटल में। तो ही क्लेम्ड टू बी अ एविड गोल्फ फैन। तो ये गए वहाँ पे ग्रीन में, समवेयर इन कोलंबो, कैंडी, जहाँ भी था। The story goes, now my father liked to add some spice to some stories, so probably lost in translation. But the swing he hit and the ball apparently went flying somewhere. And the old man said, yaar, you are the pro. So he had this thing कि जो भी sport वो खेलेंगे उसमें अच्छा ही करेंगे. And obviously he wrote on cricket. He took the first TV, not the first interview, but the first TV interview with Sachin Tendulkar when he was just about to make his Bombay debut. It's on YouTube. A very small part of it on YouTube. आप लोगों ने शायद देखा भी होगा. First for TV. He done one for radio before that, but first TV interview. And तो वहीं से, I mean, he was already writing on cricket from the 80s. He covered the 87 World Cup final for a magazine called Sports Week. Even until last few months, he was writing on sports. He had views on sports कि कभी MS धोनी को ये नहीं करना चाहिए, विराट कोहली को ये करना चाहिए था. He had a view and he never shied away from speaking his view. But as far as playing sports go, I mean, I'm very fortunate that I played a few matches with him. He was very happy to know that when I came back from the US 2005 में, and I worked for a website called Cricinfo, which is
very highly regarded cricket website. He was very happy कि यार ये वहाँ से आ गया, पैसे वेस्ट करके आ गया, यूएस में हो गया इसका टाइम पास, अभी आके he's going to do a job and he's going to write about cricket. So he was very happy about that and he always used to call me, अच्छा कहाँ जा रहे हो? अच्छा कानपुर जा रहा हूँ या हैदराबाद जा रहा हूँ, अच्छा वहाँ ये करना वो करना. I said I'm going to do cricket. हाँ वो ठीक है, but always make time to learn about where you're going. So I learned that from him. बाकी तो I mean yeah, he until 3-4 months ago he was probably, he always liked to stay at Habitat or IIC because very next to Lodi Garden. So morning he would run 1 or 2 kilometers even at the age of 66-67. So sports was a part of him. And the Lodi Garden restaurant, he was very fond of that. लंच के लिए कभी. अब अगेन दिस सचिन इंटरव्यू की जो बात कर रहे हैं, इंटरव्यूज़ हर्षा भोगले हों, ये गौरव कपूर हैं, कौन कौन सारे लेते हैं इस टास्क के. ये एक बच्चा 15-16 साल का 5 फुट का और एक आदमी लहीम शहीम फेमस 6 फुट के, क्या पर्सनैलिटी थी. एंड इफ़ यू अच्छा वर्ल्ड कप मैच मैं भी आऊँ, चलो आ जाओ. Now my father and Mithun had played state level badminton together in Maharashtra, so they both had a passion for sports. And so somehow Mithun, being Mithun that time, this was he was already a superstar, disco dancer had come out and all those big films of the early 80s. तो जब मिथुन कह रहे कि भाई 2 दिन की पैकअप कर दो, हमें जाना है, तो फिर पैकअप हो गया सबका. Father was thrilled. When they got there to this place in New Jersey, they met Mr. Sunil Gavaskar. He said, "Yeah, Tom, we're 2 people short. आप लोग खेलोगे?" He said, for India. He said, हाँ खेलो. It's not a real match, but India के 9 लोग हैं, कपिल नहीं है और एक और नहीं है, तो आप दोनों खेलो. So father said, I think I've died and gone to heaven. So imagine a person then, you know, in his early 30s who's watched these players to be told कि यार तुम हमारे लिए खेलोगे. So the next morning and at some point during the match, first 10 overs, he got a call from Mr. Gavaskar. आजा, ये बॉल ले लो और आपको क्या फील्ड चाहिए. And he writes this in the article so beautifully. He says, to be told by your childhood hero, okay, what field do you want, you know, as a bowler. So that's probably the one time when the actor met, when Tom Alter the actor and Tom Alter the sportsman, probably that was his best day, I think, of his life on the sports field. ठीक है, thank you all for coming and